हेलो फ्रेंड्स, फार्मिंग 3 तरह से की जा सकती है। कन्वेंशनल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर नेचुरल फार्मिंग। आज की इस वीडियो में हम लोग इन तीनों तरह की फार्मिंग को डिटेल में समझेंगे और साथ ही साथ इन फार्मिंग के बीच के डिफरेंस को भी समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कन्वेंशनल फार्मिंग से। कन्वेंशनल फार्मिंग या कहें कि आजकल जिस तरह से नॉर्मली फार्मिंग होती है, उसके अंदर सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल होता है, केमिकल पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल होता है और साथ ही साथ प्लॉइंग यानी खेतों की जो जुताई होती है वो मशीनों के थ्रू काफ़ी डीपली की जाती है। बट इन चीज़ों का इस्तेमाल करने की वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। जब हम क्रॉप कल्टीवेशन में इन सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स सॉइल के अंदर जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको डिप्लीट कर देते हैं और नेचुरल न्यूट्रिएंट साइकिल को डिसरप्ट कर देते हैं। इस तरह सॉइल लगातार डिग्रेड होने लगती है। और ये जो केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं ये सॉइल के अंदर जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं और इसीलिए पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करने की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी लगातार कम होती जाती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि खेतों की जुताई के लिए जिस तरह के हल का इस्तेमाल किया जाता है वो ज़मीन के काफ़ी अंदर तक घुस जाता है, जिसकी वजह से प्लॉइंग काफ़ी डीप होती है। और प्रॉब्लम ये है कि अगर आप 30 टू 60 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा डीप प्लॉइंग करते हैं तो इसकी वजह से सॉइल के अंदर जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो अब तक के इस डिस्कशन में हम लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि कन्वेंशनल फार्मिंग में यूज़ होने वाले सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स हों, पेस्टिसाइड्स हों या डीप प्लॉइंग, इसकी वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो लगातार रिड्यूस होती रहती है। लेकिन इसके अलावा इन चीज़ों को यूज़ करने के कुछ और नुकसान भी हैं। फॉर एग्जांपल, सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करने के कारण सॉइल और वाटर दोनों कंटेमिनेट होते हैं। तो बेसिकली इरिगेशन के टाइम पर क्रॉप्स को जो पानी दिया जाता है उसके अंदर फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स के जो केमिकल्स हैं वो मिल जाते हैं और वो भी वाटर टेबल में एंटर हो जाते हैं। इस तरह होता है वाटर कंटेमिनेशन और सॉइल तो कंटेमिनेट हो ही रही है। इसके अलावा एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल अगर हम लोग करते हैं तो जो क्रॉप प्रोड्यूस है या जो फूड है उसके अंदर भी इस फर्टिलाइज़र्स के केमिकल एंटर हो जाते हैं और अल्टीमेटली कंज्यूमर्स की प्लेट तक पहुंच जाते हैं। तो ये तो बात हो गई कन्वेंशनल फार्मिंग की। चलिए अब देखते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कन्वेंशनल फार्मिंग से कैसे अलग है। तो बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग की सबसे पहली कंडीशन ये है कि ना तो इसके अंदर सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स को यूज़ किया जा सकता है, ना पेस्टिसाइड्स को, और ना ही इसके अंदर डीप प्लॉइंग की जा सकती है। कहने का मतलब ये कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर किसी भी तरह के सिंथेटिक केमिकल इनपुट्स यूज़ नहीं किए जा सकते। यहाँ पर फर्टिलाइज़र्स की जगह हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं और पेस्टिसाइड्स की जगह हम यूज़ करते हैं बायो पेस्टिसाइड्स। और हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम लोग जितने भी एग्रीकल्चरल इनपुट्स यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो सभी के सभी ऑर्गेनिक सर्टिफाइड इनपुट्स ही हों। और डीप प्लॉइंग यहाँ पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, लेकिन लैंड को कल्टीवेशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पर मिनिमम टिलेज की जा सकती है। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि ये टिलेज आपको हाथ से या मैनुअली करनी पड़े, आप इसके लिए मशीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के ये कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं जो हर एक ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर फॉलो करने ज़रूरी हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहली चीज़ तो ये कि इससे हमें केमिकल फ्री फार्म प्रोड्यूस मिलता है, इससे सॉइल की फर्टिलिटी भी इम्प्रूव होती है और ये क्लाइमेट फ्रेंडली भी है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि कन्वेंशनल फार्मिंग के कंपैरिजन में ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर वाटर रिक्वायरमेंट काफ़ी कम है। हालांकि यहाँ पर भी रेगुलर इरिगेशन की ज़रूरत तो है, जिसके लिए ड्रिप इरिगेशन को बेस्ट माना जाता है। और क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग के इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि सरकार ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना चाहेगी। और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए 2018 में सरकार ने PKVY यानी परंपरागत कृषि विकास योजना को शुरू किया था। इस स्कीम में ऑर्गेनिक फार्मर्स को एंड टू एंड सपोर्ट देने की बात की गई थी, यानी प्रोडक्शन से लेकर सर्टिफिकेशन, मार्केटिंग और माल बेचने तक। चलिए एक एक करके समझते हैं कि हर एक फेज़ में ऑर्गेनिक फार्मर्स को सरकार किस तरह मदद करने के लिए रेडी है। सबसे पहले आता है प्रोडक्शन फेज़। इस फेज़ में ऑर्गेनिक फार्मर्स को ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए पूरी तरह से तैयार करने के लिए, यानी कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए सरकार ट्रेन प्रोफेशनल्स द्वारा कंटिन्यूस हैंड होल्डिंग देने के लिए तैयार है। और इस पर्पज़ के लिए सरकार ऑर्गेनिक फार्मर्स को 3 साल के लिए लगातार हर साल 9,000 रुपये पर हेक्टेयर्स देने के लिए तैयार है, ताकि वो ये पैसा अपनी ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पर खर्च कर सकें। इस स्कीम में ये भी कहा गया कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक फार्मर किसी भी तरह के एग्रीकल्चरल इनपुट्स को खरीदता है जो कि ऑर्गेनिक हैं, चाहे वो ऑन फार्म ऑर्गेनिक इनपुट्स हों या फिर ऑफ फार्म ऑर्गेनिक इनपुट,
उसके लिए उनको हर 3 साल में पर हेक्टेयर 15,000 रुपये दिए जाएंगे। तो प्रोडक्शन फेज़ में हम लोगों ने देखा कि सरकार ऑर्गेनिक फार्मर्स को इनपुट के लिए भी पैसा दे रही है और उनको ट्रेन करने के लिए भी। इन चीज़ों की मदद से कोई भी ऑर्गेनिक फार्मर जो है वो प्रोडक्शन कर सकता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेज पर, जो है सर्टिफिकेशन। तो बेसिकली बात ये है कि अगर कोई भी फार्मर अपने क्रॉप प्रोड्यूस के ऊपर ये ब्रांडिंग करना चाहता है कि उसका क्रॉप प्रोड्यूस ऑर्गेनिक है, तो उसके लिए उसे एक थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन लेना होता है। ये सर्टिफिकेशन बेसिकली ये इंश्योर करता है कि उस पर्टिकुलर फार्मर ने ऑर्गेनिक फार्मिंग के सभी स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है या नहीं। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई भी किसान इस तरह का सर्टिफिकेशन या रेजिड्यू एनालिसिस कराना चाहता है तो इसमें किसान का कुछ एडिशनल खर्चा हो जाएगा, और इसीलिए सरकार ऑर्गेनिक फार्मर्स को यहाँ पर 3 सालों के लिए 3,000 रुपये पर हेक्टेयर की एक फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है सर्टिफिकेशन और रेजिड्यू एनालिसिस के लिए। और एक बार अगर किसान के पास ये सर्टिफिकेशन आ गया तो उसके बाद उसका काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जो नेक्स्ट फेज़ है मार्केटिंग का, इसके अंदर सरकार फोकस कर रही है ऑर्गेनिक क्लस्टर्स बनाने के ऊपर। इन ऑर्गेनिक क्लस्टर्स के साथ जुड़कर कोई भी फार्मर अपने प्रोड्यूस को बहुत ही अच्छे दामों पर बेच सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर किसान को अपनी मार्केटिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग के ऊपर थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा, इसके लिए सरकार एक फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है 3 सालों के लिए 4,500 रुपीज़ पर हेक्टेयर की। तो ये थी डिटेल्स ऑर्गेनिक फार्मिंग की। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कन्वेंशनल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग एक दूसरे से कैसे अलग है। Thank you so much for watching and supporting Bookstava.